लास्ट वीक ना इन्फ्लेशन काफ़ी डिबेट में चल रहा था। इनफैक्ट काफ़ी जगह ये था कि इंडिया का इन्फ्लेशन कम हो रहा है बट एक्चुअल प्राइसेस कम नहीं होते हैं और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। तो वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, किन फैक्टर्स के कारण होता है? इंडिया का इन्फ्लेशन हमें टाइम टू टाइम कभी बढ़ता है, कभी गिरता है। तो क्या कंपोनेंट्स हैं जिनके कारण ये कैलकुलेशन होता है? मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। कोशिश करिएगा अच्छे से सुनने का। और मैं ग्लोबल पैरामीटर्स भी क्या होते हैं वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। एडिशनली ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे इंडिया का कंजम्पशन के हिसाब से किस हिसाब से ऊपर-नीचे होते रहता है कैलकुलेशन। एंड मैं लास्ट में एक चार्ट भी छोड़ दूँगा जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो सो दैट आपको भी कहीं किसी को ये नॉलेज पास ऑन करना हो तो आप उसको कर पाओगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो ग्लोबली कैलकुलेट होता है वो कितने टाइप का होता है, इंडिया में कितने टाइप का डेटा पब्लिश होता है। सो जितने मेजर इकोनॉमीज हैं, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, सब में 3 तरह के इन्फ्लेशन पब्लिश होते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, एक होता है प्रोड्यूसर्स प्राइस इन्फ्लेशन। तीनों समझा देता हूँ, इसमें 2 ही इंडिया में एप्लीकेबल है, प्रोड्यूसर्स प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है। प्रोड्यूसर्स प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल मान लो कोई आयरन आयरन एंड स्टील कंपनी है, स्टील की कंपनी है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? आयरन ओर है, राइट? तो वो जो अपना स्टील प्रोड्यूस करने के लिए उनको जो आयरन ओर चाहिए, तो वो जब अपना रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं, तो उनको कितना महँगा पड़ रहा है। मान लो रेमंड्स है, अब रेमंड्स अपने कपड़े बनाता है, अब वो कपड़े जब बनाने के लिए कॉटन खरीदने जा रहा है या कोई भी फैब्रिक खरीदने जा रहा है, उसको जो रेट पहले देना पड़ता था, उससे आज वो उसको कितना ज़्यादा देना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है कि पहले किस रेट में हमने खरीदा और आज किस रेट में हमें खरीदना पड़ रहा है। उसमें 2 तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। एक होता है मंथ ऑन मंथ, एक होता है ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब क्या हुआ? आज दिसंबर महीना है, दिसंबर महीने लास्ट ईयर में हमने वो चीज़ खरीदा होता तो कितने रुपए में खरीदा होता? से फॉर एग्ज़ाम्पल आज दिसंबर 2000 आपका ये दिसंबर 2021 में दूध था ₹50 लीटर। मान लेते हैं 19-20 हो सकता है, कोई ग्वाला से लेता है तो उसका अलग रेट होगा, कोई पैकेट वाला दूध लेता है तो अलग रेट होगा, कोई गोल्ड लेता है तो उसका अलग रेट होगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ₹50 मानते हैं। अब ये जो ₹50 है, आज उसका अगर ₹52 है, तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया? 4% बढ़ गया। 4% बढ़ा क्या? हाँ, तो वो वाला कैलकुलेशन चलता है यहाँ पे, ठीक है? 4% नहीं बोलेंगे इसको, ये एक बार में अगर साल के एंड पे देखेंगे तो ये 4% बढ़ा हुआ दिखेगा। बट अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो हो सकता है कि नवंबर मंथ में वो 52 ही था, ठीक है? तो नवंबर मंथ में अगर वो 52 था तो नवंबर से दिसंबर में इन्फ्लेशन 0% है। ये मैं एक कमोडिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर्स प्राइस इन्फ्लेशन आपने समझा, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर आपने समझा। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर आएगा और इस साल कंपेयर करेंगे तो मंथ ऑन मंथ आएगा। मंथ ऑन मंथ किन कंट्रीज में अच्छा होता है, किन मतलब जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, जहां पे मोस्टली जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइज चैनल से होते हैं, तो वहां पे जो उनका बास्केट होता है उसमें वो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब आते हैं इंडिया पे कैलकुलेशन। इंडिया में कैलकुलेशन कैसा होता है? पहला चीज, इंडिया में देखिए मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ डेटा कंपाइल करके बनाने में ही 20-25 दिन टाइम लग जाता है, तब तक मंथ खत्म होने आ जाता है, ठीक है? तो जो ये टाइम लग रहा है, बार-बार हमारा जो टाइम इतना जो लग रहा है, उसमें 1 महीना निकल जाता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए हमारे यहाँ मंथ ऑन मंथ डेटा नहीं पब्लिश होता है, ईयर ऑन ईयर डेटा पब्लिश होता है। और ईयर ऑन ईयर डेटा में हमारे यहाँ 2 तरह के डेटा पब्लिश होते हैं। तो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन मैंने समझा दिया। अब दो जो है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया में 697 कमोडिटीज का बास्केट है। ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो 697 टोटल प्रोडक्ट्स हैं जिनका ये बाइफर्केशन है। इसमें अगर आप देखोगे तो 65% वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, जिसमें 9% फूड ग्रुप है एंड 55% नॉन फूड ग्रुप है। अब बोलोगे आप सर मैन्युफैक्चर्ड में फूड ग्रुप नॉन फूड ग्रुप क्या आया? तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में से फॉर एग्जांपल कोई स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका ही हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स का टोटल 100% में 55% है नॉन फूड ग्रुप, जो कि आपका रिलेटेड टू आपके जो भी अदर कमोडिटीज प्रोड्यूस होती हैं इंक्लूडिंग होम्स, इंक्लूडिंग सीमेंट, मेटल एंड जितना भी हमारा सरिया हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी चीज प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट एक आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो
होलसेल प्राइस में जाएगा, वो जाए आपके इसमें नहीं जाएगा, आपके क्या नाम है इसका, कंज्यूमर में नहीं जाएगा, ठीक है। फूड ग्रुप का जैसे मैंने 9% बताया, उसके बाद एक आता है प्राइमरी आर्टिकल बोल के कैटेगरी। हमारे यहाँ 3 होलसेल प्राइस इंडेक्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मैं लास्ट में चार्ट छोड़ दूंगा सो दैट आपको ईजी हो जाएगा ये समझने में। बट ये जो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इसमें जैसा मैंने बताया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट 65% है, फ्यूल एंड पावर ऑलमोस्ट 15% है। 15% में क्या आ गया, कुछ कोल का वेटेज है, कुछ मिनरल ऑयल का वेटेज है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है। तो फ्यूल एंड पावर में ये 3 कैटेगरी हो गई जिसका वेटेज हमारे यहाँ कॉम्बाइंड ऑलमोस्ट 15% है। एंड 20% रह गया आपका प्राइमरी आर्टिकल, जिसमें 15% फूड है जो आप और हम खाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि सर आटा दाल चावल तो सस्ता महंगा नहीं, मतलब आटा दाल चावल तो महंगा ही हो रहा है, बट हमारा वो कुछ नहीं हो रहा है, उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा है। 2% वेटेज है गैस का, जो लोग काफी लोग बोलते हैं ना सर पेट्रोल का दाम तो बढ़ रहा है, ये गैस का दाम तो बढ़ रहा है, फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका वेटेज ही 2% है। फूड का वेटेज 15% है। और जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में फूड की कैटेगरी है, तो टोटल फूड का वेटेज लेंगे तो ये आपका रफली 24% के आसपास आता है। तो 24% फूड है। एंड और ये मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, रिटेल में भी आएंगे, रिटेल में भी अलग कैलकुलेशन है। क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये टोटल का वेटेज इज 5%। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे आम आपके में इफेक्ट करता है जो चीज, उसका वेटेज बहुत कम है। चूंकि वेटेज कम है तो हमें लगता है कि यार इन्फ्लेशन तो मतलब महंगाई तो बढ़ ही रहा है, फिर भी इन्फ्लेशन का नंबर कम क्यों आता है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, अगर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर स्टील का दाम, सीमेंट का दाम बहुत बढ़ गया था, और इस साल उसका दाम नहीं बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन में काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है एंड उसका नंबर कम आएगा। तो ये बेसिकली बेस इफेक्ट का असर है। तो जैसे मैंने होलसेल का बताया 3 कैटेगरी है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, 3 कैटेगरी में डिवीजन है, जिसमें ओवरऑल सारा कैटेगरी में अगर हम फूड को सम करें तो 24% वेटेज आता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब को हम कंबाइन कर लें तो इसका वेटेज ऑलमोस्ट 5% के आसपास आता है, 5.5 पकड़ लीजिए, ठीक है। चूंकि नॉन फूड कैटेगरी बहुत बड़ी है, 75% वेटेज उसी का है, इसलिए इन्फ्लेशन में उनका वेटेज ज्यादा है, इसलिए उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। अब आते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो कि हमारे लिए डायरेक्ट मैटर करता है, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में थोड़ा सा डेटा अलग है। रूरल में कैलकुलेट होता है 448 डेटा पॉइंट्स पे, और अर्बन में 460 डेटा पॉइंट्स पे कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने 697 बताया होलसेल प्राइस इंडेक्स का, रूरल में पब्लिश होता है 448 का आपका रूरल के बेसिस पे, एंड 460 का आपका अर्बन के बेसिस पे। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जैसे अर्बन में अलग होती हैं, रूरल में अलग होती है। जैसे हाउसिंग अर्बन में है, रेंट अर्बन में है, रूरल में मोस्टली लोगों के अपने घर होते हैं, वहां पे रेंट का कंसेप्ट नहीं है, वहां रेंटल हाउसिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ, वहां पे कुछ कुछ चीजें कम हो जाती हैं जो कि रूरल में जरूरत नहीं पड़ती हैं। डेटा पब्लिश कौन करता है, इसका हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो पब्लिश करता है। 2019 के पहले ये आपका वो था, कंज्यूमर इन्फ्लेशन करके कंज्यूमर कुछ करके एक डिपार्टमेंट था, वो पब्लिश करता था। बट अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको एनएसओ बोलते हैं, वो पब्लिश करता है। अब इसमें बाइफर्केशन क्या है, इसमें बाइफर्केशन ये है 46% फूड एंड बेवरेजेस, मतलब दूध हो गया आपका, कोई भी पीने का चीज हो गया इंक्लूडिंग वाटर, फिर उसके बाद खाने का जितना चीज हो गया। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में 45% फूड आइटम है, होलसेल में 25% था, इसमें 45% है। क्लोथिंग आपका 6.5% के आसपास आता है। इवन पान, गुटखा एंड तंबाकू भी आपका 2.38% इसका वेटेज रखता है, इंक्लूडिंग अल्कोहल। हाउसिंग 10% है, फ्यूल एंड लाइट आपका 7% है। तो हम कहते हैं ना कि बिजली महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, बट वो वेटेज नहीं आ रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि फ्यूल का वेटेज इज ओनली 7%। 28% मिसलेनियस है, जो कि आपका सब कुछ हो गया, शेविंग क्रीम से लेके आपका हेयर ऑयल तक सब उसमें इंक्लूडेड है। और जैसे मैंने 460 आइटम बताया, तो उतना का वो उसमें कैलकुलेशन होता है। अगर इसको स्नैपशॉट में आपको देखना है तो मैं ये इमेज डाल रहा हूँ, इसको देखिए। अब इसमें आपको ये सारा कैटेगरी वाइज डिवीजन आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो इसको। और इस तरीके से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। तो होपफुली मैंने आपको ये समझा दिया होगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, और क्यों हमें दिखता है कि भाई सब चीज़ें महंगी हो रही हैं फिर भी इन्फ्लेशन का नंबर कम आ रहा है। और ये ग्लोबली भी यही चीज़ है, ठीक है। तो 3 तरह के इन्फ्लेशन थे मैंने बताया, जिसमें इंडिया में 2 तरह का पब्लिश होता है, और इंडिया में ईयर ऑन ईयर डेटा पब्लिश होता है। मंथ ऑन मंथ डेटा पब्लिश होने के लिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जब तक कैलकुलेशन होगा तब तक टाइम निकल जाता है। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, देखिए, इन्फ्लेशन अगर आपकी अर्निंग से ज्यादा है
तो क्या होता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन करता है, मतलब आप गरीब होते जाते हो। बट अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए 7% है और आपका अर्निंग साल में 10% बढ़ता है, तो नेट-नेट आप 3% बढ़ा के कमा रहे हो। प्लस इन केस अगर आपका बैंक में इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7% या ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो मनी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन ठीक है। जैसे जापान में 1-2% इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट उससे कम है। उनकी इकोनॉमी दिन पर दिन डिक्लाइन की जा रही है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बीच में बढ़ा था, फिर वापस रिड्यूस होकर 5-6% के आसपास चल रहा है। इंटरेस्ट रेट हमारा उससे ज़्यादा चला गया। तो मतलब बैंक में आप जो पैसे रख रहे हो, तो नेट-नेट साल के एंड में आप नेगेटिव नहीं हो रहे। टैक्सेशन है, लेकिन वो टैक्सेशन भी गवर्नमेंट की कमाई ही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेट-नेट आप वहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हो। तो अगर आप नेट-नेट पॉजिटिव होगे, तो इन्फ्लेशन खराब चीज़ नहीं है। बट जैसे अगर 11% इन्फ्लेशन है और साल में इंटरेस्ट रेट 4% है और आपकी कमाई बढ़ती है साल के 5%, तो आप नेट-नेट साल में 6% गरीब होते जा रहे हो। तो ये हो गया कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।